के साथ जुड़ गया, इसलिए आपका ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रश्न ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी क्वेश्चन मतलब जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो सारा समझ लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के एक ही वीडियो में क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को डेली मैं जितना आप लोगों को बताता हूं वो सारा पढ़ लेना। फिर आप लोग देखो साइंस में आप लोग 90% कैसे लाते हो, सारा आप लोग 90% लेकर आओगे। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपको यह बताना है कि जो लौह चूर्ण होता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहां आपको यह बताना है कि जो लौह चूर्ण है पर अगर आप लोग क्या डालोगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आप लोग याद रखना कि आपका जो बनेगा वो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है और आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप ओनली 2 सेकेंड में बता सकते हो। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण से है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? आपको यहां यह बताना है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, और इस जो विलयन है इसका पीएच मान क्या हो सकता है? देखो, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। अब वो क्षारीय होगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 होगा पीएच मान, या फिर बी है 5 होगा, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है 4 होगा, या डी हमारा 7 होगा। तो आपको ये पता है कि आप लोगों को जो 7 से मतलब 7 होता है आपका पीएच स्केल, और 0 और यहां से 14, तो यहां जो 7 के नीचे होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और 7 के ऊपर क्षारीय होते हैं। अगर आप लोग यहां देखो 7 के ऊपर कौन सी गिनती है? 10, तो यही हमारा हो जाएगा। आप लोगों का ये जो है ना, ये वाला पीएच मान आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, याद कर लेना। सारे क्वेश्चन आप लोग याद करके ही जाना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अपच का उपचार करने के लिए, जो अपच होता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ठीक है, तो यहां आपके पास है ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंटीसेप्टिक, एंड ऑप्शन नंबर डी है एंटीसिड। तो यहां आपसे यह पूछ रहा है जो अपच होता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंटासिड। क्या होगा? एंटासिड। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना है। ओके, अगला देखो, ये क्वेश्चन आप लोग 100% ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा गया है कि पेयजल जो होता है, पीने वाला जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CuCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। अब आपको यह बताना है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है इन चारों में से। तो इसमें से हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? हर एक क्वेश्चन आप लोग यार जितना मैं आपको बता रहा हूं याद कर लेना, 100% ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, इन चारों में से अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है NaHSO4, ऑप्शन नंबर सी है Na2SO4, ऑप्शन नंबर डी है KCl। तो इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है? देखो आप लोग यहां देखो, कहीं आपको थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा, यहां H लगा हुआ है और किसी में H नहीं लगा हुआ है। तो जो NaHSO4 है ये हमारा क्या है? अम्लीय लवण है। तो याद रखना जो मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ एथेन का आणविक सूत्र, यहां देखो C2H6 है, इसमें आप लोगों को बताना है कि ए ऑप्शन है 6 सहसंयोजक बंध होंगे, आबंध होंगे। ऑप्शन नंबर बी है 7 सहसंयोजक आबंध हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 8 सहसंयोजक आबंध हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपको कैसे पता करना है, देखो एथेन का आणविक सूत्र क्या है, आपका C2H6 है। तो इसमें जो आप लोगों के कितने आपके सहसंयोजक आबंध होंगे, तो वो आपके हैं 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। कितने? 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। देखो ब्यूटेनोन में जो आपका क्रियात्मक समूह कीटोन समूह है, ठीक है। अब आपको यहां ऑप्शन दिया गया है कि सिंगल बॉन्ड CHO एंड वी वाला ऑप्शन है, यहां सिंगल बॉन्ड आपके हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएंगे, फिर यहां पर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड O है, और यहां ऑप्शन नंबर सी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल बॉन्ड COOH। वैसे देखो यहां सिंगल बॉन्ड CHO अलग समूह है, OH आपका अल्कोहल समूह है, और COOH आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। अब आपका बचा क्या, वो है यहां आपका ये जो कि आपको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, आपका ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है इतना आप लोग बिल्कुल याद करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा हुआ एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा, ठीक है। IUPAC नेम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या फिर 4 नंबर का आता है जरूर हर साल बोर्ड एग्जाम में। अगर IUPAC नेम लिखना नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों का एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो जो आप लोगों का एसिटिक अम्ल है इसका IUPAC नेम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि तत्व X और आप लोगों का XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। इसका जो गलनांक है वो अधिक है, और आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। यह आपको बताना है कि आवर्त सारणी में जो ये तत्व है संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। अब आपके पास ऑप्शन देखो है, ऑप्शन नंबर ए है Na, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, एंड ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन Si। अब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब जब आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जानोगे तभी ये बता पाओगे, और उसे देखकर भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि यहां लिखा हुआ है तत्व X और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है, Mg, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया। अब आप लोगों का बायोलॉजी जो कि जैव प्रक्रम पहला चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप लोगों का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको यह बताना है कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो उनके लिए आवश्यक है, और क्लोरोफिल भी आवश्यक है, ठीक है, उनको भोजन बनाने के लिए। और सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक है ही, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण करना होता है। लेकिन अब यहां आपका बचा क्या, उपयुक्त सभी। ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब ये सारी चीजें उन्हें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग फोकस करो। इसमें क्या है लिखा हुआ है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है। जो फेफड़ा होता है, ठीक है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर बी है दाएं अलिंद में, ऑप्शन नंबर आपका सी है बाएं निलय में, ऑप्शन नंबर डी है दाएं निलय में।
अब आपको यह बताना है कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, और ऑप्शन आपके 4 हैं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सही है बाएं अलिंद में। कौन सा ऑप्शन सही है? बाएं अलिंद में। याद रखना, बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ओके, ये आप लोग याद रखना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन करके याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि पादप में जो जाइलम होता है उत्तरदायी होता है। देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ए है जल का वाहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का वाहन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास अमीनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वाहन। जो पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम उत्तरदायी होता है, जो आप लोग ध्यान से समझो। जा से क्या होता है? जल। जा से आपका जाइलम, और जा से क्या होता है? जल। तो जा से जल और जा से जाइलम, तो आप लोगों को पता चल गया होगा ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो जल का वहन करता है, ठीक है। और आप लोग एक बात याद रखना, अगर जल का वाहन जाइलम करता है तो बच्चा बाल्टी भोजन का वाहन कौन करता है? तो भोजन का वाहन आप लोग याद रखना फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखो, इसमें क्या कह रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। मतलब जो पृथक्करण का नियम है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, उसको किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूगो डे व्रिज ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। तो आपको यह पता है कि जो आप लोगों का पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? आप लोगों को पता होगा। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा जॉन ग्रेगर मेंडल ने। कौन प्रस्तुत किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। अब आपको यह भी पता होगा कि इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक है प्रभाविता का नियम पहला, दूसरा है आप लोगों को यही पृथक्करण का नियम, और तीसरा हमारा है स्वतंत्र अभिमन का नियम, जो कि तीनों नियम मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विकासीय के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे ज्यादा समानता की गई है? अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर सी है मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास जीवाणु। तो अब आप लोग ये बताना है कि विकासीय दृष्टिकोण से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना चिंपैंजी। तो चिंपैंजी से हमारी समानता की गई है, सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना है। अगला है, अब आप लोगों का देखो यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? फिजिक्स, ठीक है, याद रखना। अब देखो पहला प्रश्न है, पहला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0, ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होता है। इतना याद रखना कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होता है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा क्वेश्चन याद कर लेना, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा हूं मेहनत करके, और आप लोगों को बता भी रहा हूं कि ये ऑप्शन सही है। अब आप लोगों को केवल एक बार देखना है, अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा उसी वीडियो को देखो, ठीक है। जब समझ में आ जाए तो फिर आप लोग उसको कोशिश करो सॉल्व करने का। सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब ये तो आपको पता होगा कि F बराबर R/2 होता है, ये सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता हो तो पता हो गया, अब आप लोगों को पता चल गया ना। तो यहां आपको फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी यानी कि ये चीज दिया हुआ है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो R/2 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि जो आप लोगों का वक्रता त्रिज्या होता है ना, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी, ये याद रखना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर, डी है 40 सेंटीमीटर।
तो अब आप लोग बताओ क्या होगा, यहां आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 10 से आपको 2 में मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका 20 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भाई बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, इसीलिए मैं आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोगों को इससे बाहर ना पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये तो आपको इतना पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कांच जिसका अपूर्णांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी। देखो आपको यहां अपूर्णांक दे दिया गया है और निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया गया है। तो अब आप यह समझो कि हमें एक माध्यम का अपूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, एक माध्यम की चाल ज्ञात करना है, सॉरी चाल, तो प्रकाश की चाल आपको बताना है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि आप लोग उसको ध्यान रखना। जैसे अगर आपका अपूर्णांक दिया हुआ, प्रकाश की चाल दिया हुआ हो और ये पूछे तो आप लोग एक काम करना, यहां आपका कितना दिया हुआ आप लोगों का चाल 3 × 10⁸ दिया हुआ है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड वो तो रहेगा ही, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आपका अपूर्णांक जो दिया हुआ है उससे आप भाग दे देना। जैसे आपका अपूर्णांक 1.5 है तो 1.5 में आप भाग दे देना। अब जैसे आप भाग दोगे ना, यहां से 1.5 आप कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 जा 1.5 2 जा 3, तो यहां अब आपका हो जाएगा ना, ये आपका 2 हो जाएगा और 10⁸ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बस यही हो जाएगा ना, आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन तो वैसे आपके पास बहुत हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब आप लोग बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया ना, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, और आपको बता भी दिया कैसा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जितना मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं यार, कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा है और इसको फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं सही, जो आप लोगों का है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग देखो, फोकस करना ध्यान से। लिखा हुआ है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंद होता है, जिसकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है उसके लिए दूरबिंद बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पर। अब आप लोग खुद फील करो कि मतलब जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका दूरबिंदु क्या होगा। क्या वो केवल 100 सेंटीमीटर देख सकता है या फिर 50 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर? नहीं, जहां तक उसकी नजर जाएगा ना वहां तक देख सकता है। तो फिर आप लोग ये वाला टिक मार दो ना, इनफाइनाइट, क्या दिक्कत है, ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट। अगर उसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, तो फिर वो बहुत दूर तक देख सकता है जहां तक उसका नजर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है परितारिका द्वारा। तो आपको यह बताना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके ही जाना है, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पर आप लोग ध्यान दो। लिखा हुआ है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर बी है काला रंग का, ऑप्शन नंबर सी है नीला रंग का, ऑप्शन नंबर डी है सफेद रंग का। तो अगर आप चंद्रमा से मतलब चंद्रमा से आकाश को देखोगे ना, तो एक बात याद रखना कि वो किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का? ब्लैक, काला रंग का, ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये आपको जरूरी है याद रखना। अगला ये देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, V बराबर IR, और यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का जैसे R है तो इधर आ जाएगा V अपान यही हो जाएगा, ठीक है। तो यह आप लोगों का ओम के नियम से अगर प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ओम प्रति मीटर, यहां ओम मीटर है, यहां मीटर प्रति ओम है। तो अगर ये देखा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट क्या होगा, वो है ओम।
ओम बिल्कुल राइट है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जो गतिमान आवेशित कण है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आप उसे विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो गतिमान आवेशित कण दोनों उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर विद्युत क्षेत्र हो, दोनों उत्पन्न कर सकता है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी है अमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताओ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति इन चारों में से क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ये आप लोग टिक लगा लो जनित्र पर, बस हो गया आपका ये भी क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखो कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो वैद्युत मोटर है वो क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो जो विद्युत मोटर होता है वो आपका जो वैद्युत ऊर्जा होता है ना, जो आप लोगों को विद्युत से मिलता है, उसको आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, आपके कार्यों को करने में सहायता करता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला पेट्रोलियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जल विद्युत। तो जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत है कोयला या फिर पेट्रोलियम, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो ये जितना मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, यानी कि 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर इतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मतलब ये इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लोगे, ये जो मतलब बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आप लोगों को बताया हूं। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि पेपर में ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, वो आएगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। मतलब ऐसा करके सारा क्वेश्चन समाप्त कर दिया जाएगा, न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा, सारी चीजें। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम लोग नया जो आप लोगों का साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।